चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, वर्तमान में ए और बी की बात करें तो वर्तमान में ए है आपका 5x और बी है आपका 7x। ए और बी की आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर मुझे तो देखना ही दिया कितना 2x है और सवाल में कहा गया है 8x है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अगर 4 हो गई तो इसका मतलब 5 चौको 20, 4 का गुणा इसमें कर लेंगे तो ये 20 साल का हो जाएगा और 7 चौक 28, ये 28 साल का हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 20% अधिक है। सी की वर्तमान आयु बी ए की वर्तमान आयु से 20% अधिक का मतलब है 120/100। ठीक है ना। 20 पंचे 100 और 15, 5 से इसका काट दिया, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी सी जो है वो 24 साल का हो जाएगा। सी जो है वो 24 साल का हो जाएगा। ठीक है। कह रहा अब ए बी सी 3 वर्ष बाद ए बी सी की औसत आयु ज्ञात करो। देखो 20, 28, 24 तीनों को ऐड कर लेंगे। 3 वर्ष बाद की बात करें तो तीनों से जोड़ेंगे, यानी 9 वर्ष और ऐड कर देंगे तो 28 और 24 हो जाएगा कितना 52। 28 24 कितना 52, 52 और 20 कितना 72, तो 72 और प्लस 9, 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81। ठीक है। और ये कह रहा 3 वर्ष बाद औसत, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 27, तो 27 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में कहा गया कि 12 आमों को 36 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 20% की हानि होती है। 12 आम को 36 रुपये, ठीक है, 12 आम बेच रहा है, 12 मैंगोस उसको 36 रुपये में बेच रहा है, तो 20% की हानि होती है, यानी 12 24 12 3 36, एक आम को बेचने पर, एक आम को 3 रुपये में बेचने पर उसको 20% की लॉस होता है। तो x इंटू 20% की हानि का मतलब है उसको सिर्फ 80% का पैसा मिलता है, और वो कितने रुपये मिल रहा है 3 रुपये मिल रहा है। 0 0 काट देते हैं, x बराबर आ जाएगा 30/8, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। कह रहा 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 आमों को किस कीमत पर बेचना होगा। तो इसी 30/8 का हम 40% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये हो गया एक आम की कीमत, और हमें चाहिए कितने आम 20 आम, और सॉरी 40%, तो 40/100 20 आम और चाहिए। ठीक है, तो इससे इसको काट दो, ये आ जाएगा 5 बार, इसको इससे काट दो तो कितनी बार आ जाएगा 28 बार, और 2 से काट दिए ये 15 आ गया, 2 से काट दिया 4, 7 चौक 28, 15 सत्ते 105, तो उसको 105 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। क्लियर। अगला देखते हैं। कहा गया है कि 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये, 12% वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, और 2 वर्ष के लिए 30,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर अर्जित ब्याज का अंतर कितना होगा। ब्याज का अंतर कह रहा है, तो 12% है 2 साल के लिए, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 20,000 का हम सिर्फ 24% निकाल लें डायरेक्टली, तो 24 दूना 48 और 2 जीरो लगाना मत भूलना, यानी कि 4800 रुपये, यानी 4,800 रुपये मिलेगा। 30,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 साल के लिए, तो ए बी रूल लगा ले, 10 + 10, 10 × 10/100, कुल मिलाकर के 21% लिखूँ डायरेक्ट, तो 21% 30,000 का कितना होगा, ये भी निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 21 23 63 और 2 जीरो लगाना मत भूलना। ठीक है ना। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, तो 6300 में 4800 का अंतर, ये 00 आ जाएगा, 8 5 13 होता है और 1 0, यानी 1500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध 210 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुप्रवाह में समान दूरी को तय करने में 22 घंटे लगते हैं। तो आपको पता है ना कि धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया v माइनस एक्स, और धारा की दिशा में यानी v प्लस एक्स। यहाँ v क्या है, बोट की चाल, x क्या है, धारा की चाल। ठीक है, तो 210 बटे v माइनस एक्स, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो दूरी बटे चाल ये समय प्लस वही दूरी फिर से तय कर रहा है, पर इस बार आ रहा है वापस धारा की दिशा में, तो वो हो गया चाल। तो दूरी बटे चाल दोनों समय मिला करके उसको 22 घंटे का समय ले रहा है। कह रहा नाव शांत पानी में 4 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी करती है। तो 4 घंटे में 88, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय यानी 4 घंटे में 4 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 22। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अगर v की वैल्यू 22 है तो कह रहा धारा की गति ज्ञात करो। 210 बटे 22 में से x घटाओ प्लस 210 बटे 22 में से x जोड़ो, दोनों का जो रिलेशन आना चाहिए वो 22 आना चाहिए। अब देखो मैं कोशिश करूँगा क्या कि देखो मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको सॉल्व करो, मैं चाहता हूँ कि आप इससे उठाओ ऑप्शन और देखो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। पहले आप 16 देखो ज़रा, तो 22 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, सोचो। ओरल करते हैं, 16 4 20 और 2 22 यानी कि 6 बचेगा। तो 210 में से हम 6 को भाग करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 70 और 3 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा ये 35। क्लियर, यही आएगा ना, क्लियर। तो जब ये 35 यही आ रहा है तो कुछ जोड़ेंगे तो वो तो पक्का 22 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है 16 तो आंसर इसका नहीं है। तो हमारे दिमाग में आया 16 आंसर नहीं है, और इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर पाए। क्या 12 आंसर हो सकता है, 12 घटाओगे तो यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, और 12 इसमें जोड़ दो, यहाँ से देखो 21 आ गया, ठीक है ना, 10 21 ये आ गया। अब ये कुछ भी कर लो, ये क्या एक होगा क्या, 21 और 1 22, क्या एक होगा, खुद ही सोच लो। 210 में से हम इसमें 12 जोड़ेंगे, कितना 34, कुछ भी कर लो, ये एक से तो ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 भी आंसर हमारा नहीं है। क्या 10 जोड़ने से आ जाएगा ऑप्शन, देखो 10 हटाने से, एक बार हम 10 को देखते हैं, 8 वाला हमारा कोशिश से शायद आ जाए, पर 10 वाला भी चेक करते हैं। 10 माइनस करेंगे नीचे 12 आ जाएगा, तो 210 में से हम 12, ठीक है, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 210 में से 32, कुछ भी हो जाए ये संख्या भिन्न में आएगी, कुछ भी हो जाए ये संख्या भिन्न में आएगी। और यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब एक रियल नंबर आ रहा है, तो फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो ये संख्या भी नहीं हो सकती। क्या 8 रखने पर आ जाएगा, चलो चेक करते हैं 8 रखने पर। ठीक है, 8 घटा दो, कितना आ जाएगा, 2 घटा दिया फिर 14 आ गया, यानी कि 210 बटे 14 प्लस, और 8 ही जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, तो 210 बटे 30। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 2 से काट दिए, ये आ गया 15, ये आ जाए, और 0 0 3 7 21, 15 7 कितना 22। हाँ ऑप्शन नंबर आ रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और मैं पहले ही जान गया था 8 आएगा, उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि एक ये भी दिमाग लगाया कि 210 में हमने 22 में से कुछ घटाना है, तो नीचे जितनी बड़ी संख्या आएगी ना, हम यहाँ पर उतना जल्दी ला पाएंगे। नीचे अगर छोटी संख्या आ गई तो आंसर ये बड़ा हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, उस हिसाब से मैंने बस कैलकुलेशन नहीं किया था, बस एक सोचा था कि ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये हो सकता था, ये हो सकता था। ठीक है, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 37 है। अच्छा, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या हैं। क्रमागत अगर x हमारा एक विषम संख्या है ना, तो x में से अगर हम 2 घटा देंगे, सम संख्या घटा देंगे तो भी एक विषम संख्या रहेगी, और सम संख्या एक जोड़ देंगे तो भी सम संख्या रहेगी। फिर एक और सम संख्या जोड़ दो तो भी हमारी विषम संख्या रहेगी,
एक और विषम संख्या घटा दो तो भी हमारा, और इन सब का औसत का मतलब है प्लस करना है हमें, ठीक है ना। बटे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 संख्या है, और इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 37। अच्छा, अगर मैं घटाऊं तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, सॉरी ये से ये कट जाएगा, x x x x x यानी कि 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू 37। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37, और 37 ये अगर ये आ गई तो इससे पहले वाली 2 कम कर दो 35, उससे 2 और कम कर दो 33। तो कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 2 3, इनका औसत हमेशा बीच का ही होता है 35। हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसको क्या हम देख के ही कर सकते थे? हाँ बिल्कुल देख के कर सकते थे। कैसे कि अगर हमसे कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 37, तो ये मान के चलो 100% बीच की संख्या कितनी होगी 37 होगी। अगली संख्या 39, अगली संख्या 41, इसके पीछे की संख्या 35 और इसके पीछे की संख्या 33। अब हमसे कह रहा है इन 3 में से कौन सा मिड वाला होगा औसत, तो हम औसत हमेशा बीच वाला होगा, आंसर नंबर 30, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते थे। एक घन ठीक है, सॉरी एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई से 6 गुना है, यानी कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से कितनी है 6 गुना। अगर चौड़ाई x है तो ये 6x है, और घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ऊंचाई चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। यदि ऊंचाई कह रहा है 9 है, यदि ऊंचाई कितना है 9 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 त्रिका 9 3 आ जाएगी। तो यहाँ से ये 3 और 3 कितना 18। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद है आपको? उसका फार्मूला यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता क्या है 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL, ठीक। 2 टाइम्स ऑफ LB 18 इंटू 3, 18 3 54, BH यानी कि 9 3 और 9 9 त्रिक 27, प्लस H यानी 18 इंटू 9, तो 18 इंटू 9 18 9 162 162, यही तो होगा ना। और ब्रैकेट बंद कर दो। तो अब जोड़ लो जरा था, 4 7 11 2 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 2 8 8 5 13, 1 14 की 4 हासिल लगा 1, यह आ जाएगा 2, 243 इंटू 2 भी करना है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कहाँ है ऑप्शन? हमारा ऑप्शन ये रहा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लंबवर्ती शंकु है, उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 3 गुनी है, यानी त्रिज्या जो है वो ऊंचाई से 3 गुनी है। अगर ऊंचाई x है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3x। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई, बेलन कहाँ से आ गया? एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 3 गुनी, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन, बेलन नहीं होगा शंकु की ऊंचाई ना, गलत छप गया है। शंकु की ऊंचाई यानी x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। तो कह रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है ना। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 21 इंटू 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 7। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? तो साफ साफ हमें दिख रहा होगा कि 7 त्रिक कितना होता है 21। अच्छा सुनो, इसको काट ही दे क्या? मुझे लग रहा है काटना पड़ेगा। 7 से 7 काटने की सोच रहे थे, 21 का स्क्वायर सोच रहे थे, पर 3 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 7 त्रिक 21, 1 से 21 कट जाएगा। तो 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 दूनी 14, कितना होगा 147। तो 22 इंटू 147 हो जाएगा।
147 का भी अब हमको क्या करना है, 22 से मल्टीपल करना। तो पहले हम दुगना कर देते हैं। 147 का दुगना कितना हो जाएगा, 294। और 294 का अगर हम इंटू 11 से करेंगे तो आ जाएगा 4 3 2 3, हाँ, तो 32 34 आ जाएगा। 32 34 कहीं है, ये है ऑप्शन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो करने का तरीका देखो क्या किया मैंने, इन दोनों को पहले मल्टीपल किया तो ये आ गया। फिर जब हमको 22 से मल्टीपल किया तो ऐसा नहीं कि हमने 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, नहीं वैसा नहीं किया, हमने इसका पहले दुगना कर दिया। तो 47 का दुगना देखो, 100 का दुगना 200 होगा, ये कन्फर्म किनारे कर लो। 47 का दुगना 50 से 3 कम है, तो सीधी सी बात है कितना कम हो जाएगा, 100 से 6 कम हो जाएगा, तो 94। तो 294 ये आ गया, 294 इंटू 11। अब 294 इंटू 11, 11 से मल्टीपल करना तो आसान है ना। इस 4 को और इस 2 को तो ऐसे ही फिक्स रखो। हमने इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 13, और इन दोनों को ऐड किया कितना आया 11। 11 क्योंकि 13 आया था तो एक हासिल गया तो 12, बस 12 की 2, ठीक, और हासिल इधर एक गया तो ये जो 2 उतारा था ना, इसको हम क्या बना दें, 3 बना दें, बस ये हमने किया, ठीक है। ओरल तो लिख के बताया, वही चीज़ हमने ओरल की। एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 40% कम है, अंकित मूल्य से 40% कम है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर अंकित मूल्य 100x है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 60x होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। और ये जो है विक्रय मूल्य से यानी एसपी से 25% कम का मतलब है 75/100 की वैल्यू कितनी बराबर है, 60 के बराबर है। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट दिया 20, ठीक, और 20 चौको 80, यानी ये आ जाएगा 80x। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। तो कह रहा है पेंसिल का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात ज्ञात करो। अंकित मूल्य है 100x और विक्रय मूल्य है 80x, तो x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से और काट दो, यह आ जाएगा 4 बार में, 4 लिख लो भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 लिख लो और यह आ जाएगा 5, तो 5:4 हमारा आंसर है। क्लियर। तो मैंने बस सिखाने के लिए इतना बड़ा किया, हालांकि आप जल्दी भी कर सकते हो, बट एक तरीका है कि इस तरीके से आप करोगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ जल्दी हो गया और समझ में भी आया। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 3 अलग अलग घड़ियां स्विच ऑन करने के बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में एक के अंतराल पर बजती हैं। 1 घंटे में तीनों घड़ियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो पहले 3 4 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, ओरल कर दो 12, ठीक है, कर देते हैं ओरल, आप कर लेना इसको, इसका एलसीएम कितना आएगा 12। 12 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। हालांकि ये चौथी बार बज रही होगी, ये तीसरी बार बज रही होगी, ये दूसरी बार बज रही होगी, पर 12 मिनट में सब एक साथ बजना चालू हो जाएंगे। अब 12 मिनट में एक बार बजेंगी, 12 दूनी 24 मिनट में दूसरी बार बजेंगी, 12 तीन 36 मिनट में तीसरी बार बजेंगी, 12 चौक 48 मिनट में चौथी बार बजेंगी, और 12 पंचे 60, 60 मिनट में वो पाँचवीं बार बजेंगी। हमसे कह रहा है 1 घंटे में 60 ही तो मिनट होते हैं, तो कितनी बार बजेंगी, 5 बार बजेंगी। हमारा आंसर है 5। क्लियर। एक आदमी 90 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। 90 मिनट में 72 किलोमीटर यानी कि दूरी बराबर चाल गुणित समय कितना 90 मिनट। अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो घंटा आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 24 3 72 और 24 दूना 48, तो ये कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आराम से करा हमने, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसकी गति 25% बढ़ा दी जाए तो उसकी गति दूसरी जो S1 होगी वो कितनी होगी, 48 से 25% ज़्यादा यानी 125/100, ठीक।
जिसको हम 5 पे 25 पचे 125 और 25 चौको 100, 4 से इसको काट देंगे तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी अब जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगा। तो वो कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, कितने समय में। तो दूरी बराबर, अब चाल कितनी हो गई उसकी 60, और समय कितना लगेगा हमें पता नहीं। 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 से काट दिया, 3 पचे 15। तो t बराबर कितना आ जाएगा 5/2, जिसका हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे लगेंगे उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक आयत का जो परिमाप है वो 70 है। परिमाप यानी पेरीमीटर वो कितना है 70 सेंटीमीटर है। तो कह रहा आयत का विकर्ण ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले तो बी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर डायगोनल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक आयत होता कैसा है देखो, ये है आयत, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो इसकी लंबाई जो है वो 20 है, ठीक है। और इसका परिमाप, परिमाप का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, ठीक है। तो 2 टाइम्स 70 बराबर 2 टाइम्स ऑफ L, L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस B की वैल्यू हमें पता नहीं है। 2 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 35, और 20 में 35 घटा दोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। ये तो ये आ गई आपके पास, हमारे पास 15, ठीक। अब हमसे कह रहा है इसका डायगोनल यानी विकर्ण, विकर्ण समझते हो ना, ये वाला विकर्ण, ये वाला, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो विकर्ण का बराबर यानी कि डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 20 का, अरे रूट क्यों लगा रहा हूँ मैं जब इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 225, ऐड करेंगे तो 625, डी स्क्वायर बराबर 625। तो डी की वैल्यू 625 किसका होता है 25 का होता है। तो हमारे पास विकर्ण कितना आ गया 25, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। देखो मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है ना, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आ जाए, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं, आपको एक बार आ गया तो इसमें से बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो आप क्लियर कट कर पाओगे। 70 है, आधा करो 35 में से 20 घटाया 15, और 20 और 15 के जो वो होते हैं ट्रिपलेट्स, उसका 25 होता है। हमारा आंसर आ गया 3 सेकंड में आया, 3 से 5 सेकंड में आया। बट कैलकुलेशन वो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब बहुत बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और उनको नहीं पता चल पाता कि ये हो कैसे गया अचानक सा, ठीक है। अगला करते हैं जी। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 13 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 89 है। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कह रहा है कि बताइए कि 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 13, स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 का स्क्वायर 169। अच्छा इसकी वैल्यू हमारे पास 89 है, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169, 169 में से 89 चला जाएगा। तो 2ab की वैल्यू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 80, जिसमें ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 का भी आधा कर दो, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 40, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगला देखो, कह रहा है कि 1/a 1/b की वैल्यू कितनी होगी। अब हम इसको ऐसा नहीं निकालेंगे, 1/a प्लस 1/b बराबर कितना, तो इधर से एलसीएम लेंगे तो ये b आ जाएगा, ये a आ जाएगा, तो b प्लस a अपॉन कितना ab। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है 13 और ab की वैल्यू कितनी है 40। बस हमारा आंसर 13/40 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
चलिए इस सवाल को देखते हैं। और ये सवाल देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है, पर ऐसा है नहीं। ए और बी, इनका जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है ना, कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वो 5 और 3 है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। मैं 5 और 3 मानूँ कि 50 और 30 मानूँ? ठीक है, रेशियो है, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं 500 और 300 मान लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लेते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों मिला करके कितने रुपए खरीदे? 800 रुपये के खरीदे। ठीक है, कह रहा ए को 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी इस वाले 500 को 20% लाभ पर बेचा गया। 120/100 लिखूँ, यानी कि 12 पंचे कितना? 60, 600 रुपये में बेचा गया। जबकि इस बी वाले को, 300 वाले को 30% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 70% लिखूँ। इसके तो 70% ही पैसा मिले, तो 7×21 यानी कि 210 रुपये में। ठीक है, कुल मिलाकर के 6, 2, 8 और ये आ जाएगा 810। 800 का टोटल खरीदा था, 810 रुपये का बेचा है। इसका मतलब प्रॉफिट मिला ना 10% का, 10 रुपये का। अच्छा, ये 10 रुपये का जो प्रॉफिट है वो किस पर आया है? ये इस पर आया है, 800 पर। ठीक है, इंटू 100 कर लो, क्योंकि परसेंटेज भी तो बनाना है। 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25% का प्रॉफिट, नॉट अ लॉस। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला नहीं होगा आंसर, ये वाला होगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया कि 20 छात्रों की एक कक्षा है, उसका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक के वजन भी शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब है टोटल जो लोग हैं वो 20 छात्र हैं। 20 छात्र को मैं x20 लिखूं और प्लस एक टीचर आ गया। अब टोटल कितने हो गए? 21 लोग हो गए। तो औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। कह रहा है कि यदि पहले कक्षा का औसत वजन कितना था? 60 था, तो 60 में से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 61। अच्छा, पहले 60 था का मतलब है x20/20 जब करा गया होगा ना, तो 60 रहा होगा। क्लियर? ठीक, तो इसका मल्टीपल कर दो तो x20 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 दूनी 1200 आ गया। तो इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी आ गई? 1200। ये हमने ऐसे लिख ली। प्लस टी बराबर 61 इंटू 21 करेंगे। 61 इंटू 21, तो 1 से कर दो तो 61 ही, 2 से कर दो, 2 1 2, 6 दूनी 12 कर दो तो ये 1, ये 8, ये 2, ये 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1281। एक चीज़ बताना ज़रा, 1200 में कितना जोड़ोगे कि 1281 आ जाए? यानी टीचर की उम्र, सॉरी, टीचर का जो वज़न होगा वो कितना होगा? 81 किलो होगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। अगर 20 किलो का ही वज़न होता टीचर का, तो फिर औसत में कोई फ़र्क न पड़ता। ठीक, बट 1 किलो बढ़ा है किसकी वजह से? 60 की वजह से। तो इसका मतलब है 60 और 1 61 किलो बढ़ गया टोटल। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 81। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया है कि 40,000 को 48 महीने के लिए 19.5% पर साधारण ब्याज के निवेश करने पर अर्जित ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष है, ये महीना है। तो 48 महीने में कितने साल होते हैं? तो 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 4। तो कुल मिलाकर के 40,000 रुपये का, ठीक, 19.5 के रेट पर 4 साल का ब्याज कितना होगा? यही तो हमसे पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI कर लेते हैं। 19 का दुगना कर दो 38 और 1 39, और इसका आधा कर दो यानी 2। ठीक है, अब 39 का भी दुगना कर दो, ये 40 से 1 कम है तो 80 से 2 कम हो जाएंगे यानी 78। इस दोनों का दुगना का मतलब है ये दोनों मल्टीपल में आ गए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 78 का हमको 4 से मल्टीपल करना है।
8 चौक 32 के 2, हासिल लगा 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, तो कहीं है आंसर, ये रहा। इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया कि साइन 45, कॉसेक 45 और कॉस 45 का मान ज्ञात करो। साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2/1 होता है, प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इन दोनों को ऐड करके तो हम 2/√2 लिख सकते हैं, प्लस का √2 लिख सकते हैं। इससे इसको करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, √2 प्लस √2 2√2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ठीक है।